वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट दोस्तों। देखिए आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट का। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एमल्सन के बारे में। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चंस एमल्सन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई भी फ्रेंड फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपीएट एग्जाम या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको फार्मा कंसेप्ट ऐप के बारे में जरूर सजेस्ट कीजिएगा। साथ ही साथ हमने यहाँ पे अलग-अलग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है जिसके अंदर आपके प्रैक्टिस के लिए हमने लगभग 3000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी अपलोड कर रखे हैं। तो आप उनको भी जॉइन कीजिएगा जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है एमल्सन। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमल्सन होते क्या हैं? तो एमल्सन एक प्रकार का बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर 2 इमिसिबल लिक्विड्स आपस में हम मिक्स करते हैं, ठीक है ना? 2 इमिसिबल लिक्विड्स मिक्स होते नहीं हैं, कैसे होंगे? उसके अंदर हम एमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे जिससे कि कुछ जो माइनर फेज है, डिस्पर्स फेज है, उसकी माइन्यूट ग्लोब्यूल्स बन जाएगी और वो दूसरे फेज के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है ना? तो एमल्सन एक प्रकार का बाइफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन है कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड्स, one of which is dispersed as minute globules into the other। यानी दूसरे के अंदर minute globules के रूप में डिस्पर्स रहता है, पहला फेज है ना। तो ये जनरली क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है ये वाला। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल का मतलब अगर मान लो इसको हम हीट दें, टेम्परेचर इसका इंक्रीज करें तो यहाँ पे फेज सेपरेशन होने के चांसेस रहते हैं। दोनों ही फेज अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल हेटेरोजीनियस सिस्टम है। हेटेरोजीनियस इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड्स हम यूज में लेते हैं, 2 अलग-अलग फेज यूज में लेते हैं, इसलिए ये हेटेरोजीनियस सिस्टम है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एमल्सन कैसा होता है, तो एमल्सन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल प्रिपरेशन है। इस चीज का आप ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हेटेरोजीनियस सिस्टम है, साथ ही साथ ये 2 इमिसिबल लिक्विड के द्वारा बनता है। देखिए अगर हम एमल्सन के अंदर ग्लोब्यूल्स की साइज देखें, ग्लोब्यूल्स होता क्या है? देखिए इधर देखिए, अगर ये आपने देखा होगा इस तरीके से छोटे-छोटे ग्लोब्यूल्स रहते हैं किसी के अंदर, जैसे ये कोई फेस है इसके अंदर डूबे हुए रहेंगे अलग-अलग ग्लोब्यूल्स, तो आपके ये ग्लोब्यूल्स हो गए, ठीक है ना? तो ये एमल्सन के अंदर छोटे-छोटे ग्लोब्यूल्स रहते हैं, एक जो डिस्पर्स फेज रहता है उसका डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। तो इन ग्लोब्यूल की साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। इनकी साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। देखिए, अब देखिए डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सन फेज क्या होता है, ये बात हम देख लेते हैं। अगर मान लो कोई फेज लेस अमाउंट में, देखिए ऑयल और वाटर 2 फेज है, ऑयल एंड वाटर, ठीक है ना? 2 अलग-अलग इमिसिबल फेज है। जो फेज कम मात्रा में होगा, फेज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनल फेज। यानी जिसका ग्लोब्यूल्स बना हुआ है होगा, ये क्या कहलाएगा, आपका इंटरनल फेज कहलाएगा। इंटरनल फेज कहलाएगा, या फिर इसको हम डिस्पर्स्ड फेज भी कहेंगे, या इसको हम डिसकंटिन्यूअस फेज भी कहेंगे। जिसका ग्लोब्यूल्स बना हुआ रहेगा वो इंटरनल फेज, या फिर डिस्पर्स्ड फेज, या फिर डिसकंटिन्यूअस फेज कहलाएगा। देखिए जो आपका ज्यादा अमाउंट में रहेगा, फेज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो यानी कि इस तरीके से कंटिन्यूअस फेज रहेगा पूरा का पूरा भरा हुआ, इसके अंदर ही आपका डिस्पर्स फेज प्रेजेंट रहता है। तो जो लार्ज अमाउंट में फेज रहता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फेज। वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल नहीं, जो पूरे को कवर कर रहा है ना। और ये इंटरनल हो गया, ये इंटरनल है, और ये क्या है, एक्सटर्नल फेज। इसको हम डिस्पर्सन फेज भी कहते हैं और इसको हम कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं। 3 नाम हो गए लार्ज अमाउंट में जो रहता है। जैसे कि ऑयल इन वाटर की बात करें, ऑयल इन वाटर एक प्रकार का इमर्शन होता है। तो ऑयल आपका जो पहले हम लिखते हैं ना, वो क्या रहता है, वो ये वाला रहता है, इंटरनल फेज रहता है, डिस्पर्स फेज रहता है, या फिर डिसकंटिन्यूअस फेज रहता है, जिसकी ग्लोब्यूल्स होती है छोटी छोटी। और वाटर यहाँ पे क्या रहेगा, फेज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। तो लार्जर अमाउंट में रहेगा वो आपका नीचे की तरफ लिखा जाएगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल फेज है ये, डिस्पर्सन फेज है, या फिर कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं इसको। तो कोई भी एमल्सन है उसके आधार पर आप बता सकते हो कि कौन सा कंटिन्यूअस फेज है, कौन सा डिसकंटिन्यूअस फेज है ना। तो यहाँ पे ऑयल आपका इंटरनल, डिस्पर्स्ड और डिसकंटिन्यूअस फेज हो गया। देखिए मैक्सिमम फेज रेशियो इन एमल्सन इज 74% एज इंटरनल फेज। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि मान लो ये जो आपका इंटरनल फेज है, इंटरनल फेज हम इसको बढ़ाते जाएं, इसको इंक्रीज करते जाएं, तो मैक्सिमम इसको हम 74% तक इंक्रीज कर सकते हैं। तब तक ही आपका
इंटरनल फेज के अंदर ही रहेगा। जैसे ही हम इससे हल्का सा भी ऊपर लेके जाएंगे इसका कंसंट्रेशन, तो ये फेज का इन्वर्जन कर देगा, यानी कि इंटरनल फेज कन्वर्ट हो जाएगा एक्सटर्नल फेज में और एक्सटर्नल फेज कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल फेज में, ठीक है ना। तो अबोव दिस क्रिटिकल फ्रैक्शन, इससे ज्यादा फ्रैक्शन अगर हम इंटरनल फेज का ले लें तो क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ एमल्सन टेक्स प्लेस। तो इससे ज्यादा लेते ही एमल्सन का इन्वर्जन हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, मैक्सिमम फेज रेशियो। क्या कहलाता है, मैक्सिमम फेज रेशियो। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्सिमम फेज रेशियो एमल्सन का कितना होता है, तो वो रहता है 74%। कितना रहता है, 74%। 74% से अगर मान लो 74.5% तक भी अगर हम इंटरनल फेज को ले जाएं तो वहां पे फेज इन्वर्जन हो जाएगा। ये मैक्सिमम है, कई बार इससे कम में भी फेज इन्वर्जन हो जाता है, इसको ध्यान रखें। बाकी मैक्सिमम ये है, इससे ज्यादा होते ही फेज इन्वर्जन होना ही होना है, ठीक है। फेज इन्वर्जन का मतलब ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ बाई इन ऑयल इन वाटर टाइप एमल्सन है वो वाटर इन ऑयल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वाटर इन ऑयल टाइप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑयल इन वाटर टाइप में, यानी इनके फेज का इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ एमल्सन हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में कि एमल्सन को हम किस किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज, यानी डिस्पर्स फेज किस तरीके का है उसके आधार पर हम एमल्सन को यहाँ पे क्लासिफाई करने वाले हैं। पहला हो गया वाटर इन ऑयल टाइप। क्या हो गया, वाटर इन ऑयल टाइप। वाटर इन ऑयल टाइप को हम लिखते हैं डब्ल्यू बाई ओ। डब्ल्यू यानी वाटर इन ऑयल, इस तरीके से लिखते हैं डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन। यहाँ पे वाटर होता है वो क्या है, डिस्पर्स फेज। वाटर डिस्पर्स रहता है ऑयल के अंदर। ऑयल आपका कंटिन्यूअस फेज है जिसके अंदर वाटर की ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स रहेगी, जैसे कि कोल्ड क्रीम। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है कोल्ड क्रीम किस टाइप का इमल्सन है, तो जो सर्दियों में अपन क्रीम लगाते हैं ना, वो क्रीम आपकी वाटर इन ऑयल टाइप में है। यानी जो कंटिन्यूअस फेज है वो तो ऑयल है और उसके अंदर वाटर की ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स है ना। तो वो आपका कोल्ड क्रीम है, इसलिए तो अपन ऑयली, अपने जैसे सर्दियों में क्या होती है स्किन रफ हो जाती है, तो अपन ऑयली चीज लगाते हैं इससे, जैसे कि स्किन ड्राई नहीं हो ना। तो वहां पे वाट कंटिन्यूअस फेज क्या लेंगे, एमल्सन का ऑयली लेंगे, जैसे कि हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी। तो वाटर इन ऑयल टाइप का एमल्सन लेंगे। कोल्ड क्रीम इसी से बनती है, वाटर इन ऑयल टाइप के एमल्सन से। देखिए ये जनरली ओरल और आईवी प्रिपरेशन में भी काम में ली जा सकती है। सेकंड है ऑयल इन वाटर टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप को कैसे लिखेंगे, ओ बाई डब्ल्यू। ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, ऑयल की ग्लोब्यूल से वो वाटर के अंदर डिस्पर्स रहती है। इसका जो रहेगा एग्जाम्पल वो है वेनिशिंग क्रीम। क्या है, वेनिशिंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है। ऑयल इन वाटर टाइप का, जो गर्मियों में लगाई जाती है वेनिशिंग क्रीम, वो ऑयल इन वाटर टाइप की होती है। देखिए दोनों क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं कि कोल्ड क्रीम किस तरीके का एमल्सन है और वेनिशिंग क्रीम किस तरीके का एमल्सन है, तो इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से लर्न करना है। दीज आर जनरली यूज्ड इन टॉपिकल प्रिपरेशन एंड आईएम इंजेक्शन में भी ऑयल इन वाटर टाइप के एमल्सन हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखें, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोब्यूल साइज, जो आपके डिस्पर्स ग्लोब्यूल होते हैं ना, उनकी साइज के आधार पे एमल्सन को अगर हम क्लासिफाई करना चाहिए, डिस्पर्स ग्लोब्यूल है अंदर, इसकी साइज के आधार पर, तो एक तो होता है माइक्रो एमल्सन। माइक्रो एमल्सन के अंदर जो ग्लोब्यूल की साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम होती है। कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम। ये जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं। माइक्रो एमल्सन क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। दूसरा होता है फाइन एमल्सन। फाइन एमल्सन के अंदर जो ग्लोब्यूल की साइज रहती है वो 0.25 से लेकर 25 माइक्रोमीटर तक रहती है, और ये मिल्की होते हैं, दूध या कलर के होते हैं फाइन एमल्सन। देखिए ये ग्लोब्यूल की साइज के आधार पर है, और ये फाइन एमल्सन हमेशा कैसे हैं, मिल्की होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेंस के कारण ये मिल्की होते हैं। दूसरा होता है मल्टीपल एमल्सन, यानी एमल्सन विद इन एमल्सन। अगर एक एमल्सन के अंदर ही दूसरा एमल्सन है तो उसको हम मल्टीपल एमल्सन कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है डब्ल्यू बाई ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन, या फिर ओ बाई डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन, ये मल्टीपल एमल्सन के एग्जांपल है। देखिए एक फेज के बाद में दूसरा फेज आएगा अल्टरनेट में, फिर वापस वही पहला फेज रिपीट होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कभी कभी इस तरीके से लिख दे ओ बाई डब्ल्यू, तो ये मल्टीपल एमल्सन नहीं है ना। ये अल्टरनेट होने चाहिए, ओ के बाद में डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में ओ, ओ के बाद में डब्ल्यू, इस तरीके से होना चाहिए। जैसे डब्ल्यू के बाद में ओ के बाद में डब्ल्यू, ओ के बाद में डब्ल्यू और डब्ल्यू के बाद में वापस ओ। तो ये होगा तभी ये आपका मल्टीपल एमल्सन होगा। अगर ऐसे में लिख दूं डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन, तो ये भी आपका गलत है ना।
अल्टरनेट होना ज़रूरी है मल्टीपल एमल्सन में, तभी वो एमल्सन विद इन एमल्सन कहलाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि एमल्सन को हम बनाते कैसे हैं, है ना? इसके लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं? तो इसके लिए हम एमल्सिफाइंग एजेंट काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? एमल्सिफाइंग एजेंट। और ये एमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? अलग-अलग एचएलबी वैल्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। इनकी एक पर्टिकुलर एचएलबी वैल्यू होती है। एचएलबी का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। यानी हर एक एमल्सिफाइंग एजेंट का एक पर्टिकुलर एचएलबी वैल्यू है, जिसे हम हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस के नाम से जानते हैं। और ये एचएलबी वैल्यू फाइंड आउट किसने की थी? ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और वो भी कब की थी? 1949 में। ग्रिफिन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1949 में एचएलबी वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था, बताया था और इनकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो देखिए, जो एचएलबी वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की थी, एक एचएलबी स्केल लिया था और उसी स्केल के आधार पर इसको 0 से लेके 18 तक इस स्केल पे अलग-अलग कंपाउंड को डिज़ाइन करके डाला था कि ये वाला कंपाउंड है तो इसकी एचएलबी वैल्यू ये है। ठीक है ना? तो जिनकी एचएलबी वैल्यू कम होती है, यानी 6 से कम-कम, 6 से कम-कम होती है, वो जनरली हाइड्रोफोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑयल सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। जिन भी कंपाउंड की एचएलबी वैल्यू 6 से कम होती है, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ऑयल सॉल्युबल होते हैं। देखिए, यहाँ पे एक होता है एंटी फोमिंग एजेंट। एंटी फोमिंग एजेंट यानी जो फोम नहीं बनने दें, ऐसे एजेंट, उसकी एचएलबी वैल्यू रहती है 2 से लेकर 3। जिस कंपाउंड की वैल्यू एचएलबी वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में है, वो बढ़िया एंटी फोमिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। इसी तरीके से जिनकी एचएलबी वैल्यू 3 से लेके 6 तक है, वो वाटर इन ऑयल टाइप एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। वो वाटर इन ऑयल टाइप के एमल्सन बनाने में काम आते हैं। अगर उसमें W/O एमल्सन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे एमल्सिफाइंग एजेंट काम में लेने पड़ेंगे जिसकी एचएलबी वैल्यू 3 से लेके 6 के बीच में है ना? अगर किसी व्यक्ति को W/O एमल्सन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको इस तरीके के एमल्सिफाइंग एजेंट काम में लेने पड़ेंगे जिसकी एचएलबी वैल्यू 3 से लेकर 6 के बीच में है। देखिए 6 से नीचे-नीचे क्या है? हाइड्रोफोबिक, ऑयल सॉल्युबल है, एचएलबी वैल्यू है एजेंट। 6 से लेके 9 तक की बात करें, 7 से लेके 9 तक, तो जो वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट होते हैं, वो आपके 7 से लेके 9 तक जिनकी एचएलबी वैल्यू होती है। देखिए, एचएलबी वैल्यू कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, यानी W/O एमल्सिफाइंग एजेंट है, तो उसकी एचएलबी वैल्यू क्या होगी? इस तरीके से पूछी गई है ना? ये वाटर डिस्पर्सिबल के लिए 7 से लेके कितना है? 9 तक क्या है? वाटर डिस्पर्सिबल एजेंट, जैसे वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं O बाई डब्ल्यू एमल्सिफाइंग एजेंट की। अगर किसी व्यक्ति को ऑयल इन वाटर टाइप का एमल्सन बनाना है, तो उसे O बाई डब्ल्यू एमल्सिफाइंग एजेंट लेना पड़ेगा और उनकी एचएलबी वैल्यू 8 से लेकर 16 तक रहेगी, यानी 8 से लेकर 16 तक रहेगी। देखिए, जो जिन कंपाउंड की एचएलबी वैल्यू 9 से ऊपर है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर सोल्यूबल। और जिनकी एचएलबी वैल्यू 13 से लेके 15 तक है, वो डिटर्जेंट की तरह काम करते हैं। जिनकी एचएलबी वैल्यू 15 से लेके 18 तक है, वो सोल्युबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये अलग-अलग एचएलबी वैल्यू और अलग-अलग एजेंट है, कौन सी कंपाउंड किस तरीके से वर्क करते हैं, वो सब इस एचएलबी वैल्यू से डिनोट किए जाते हैं। देखिए, अगर W/O एमल्सन बनाना है, तो 3 से लेकर 6 तक एचएलबी वैल्यू रहेगी और O/W एमल्सन बनाता है, तो 8 से लेकर 16 तक, यानी 8 से लेकर 16 तक एचएलबी वैल्यू रहेगी। देखिए, मेरे पीछे की तरफ जो कुछ है लिखा हुआ नहीं आ रहा था, आपको शायद अभी दिखाई दे गया होगा। वापस एक बार देख लीजिएगा। एंटी फोमिंग एजेंट की एचएलबी वैल्यू 2 से लेकर 3 तक है। W/O एमल्सिफाइंग एजेंट की 3 से लेकर 6 तक है ना? ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अगली स्लाइड्स के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे एमल्सन के बारे में ही, कि एमल्सन के बाद में क्या-क्या होता है। देखिए, ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। भाई थोड़ा-सा कट रहा है, इसको सेट कर देते हैं थोड़ा-सा। अब आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एमल्सन के बारे में ही। देखिए, एमल्सन एक प्रकार का थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। जब कभी भी कोई एमल्सन अपन बनाएँगे, चाहे W/O बनाएँ या फिर O/W बनाएँ, तो टेम्परेचर राइज़ करने के बाद से क्या होगा, वो अनस्टेबल होने लगेगा, या फिर कुछ भी अगर उसमें अपन सब्सटेंस ऐड कर देंगे, तो वो एमल्सन अनस्टेबल होने लगेगा। और वहाँ पे जो भी आपकी छोटी-छोटी ग्लोब्यूल्स थी, वो क्या होगी, सिलेसेंस होगी, यानी वो आपस में कंबाइन होने लगेगी और वो फिर क्रीमिंग और क्रैकिंग कर देगी और लास्ट में फेज इन्वर्जन हो जाएगा।
तो देखिए होता क्या है, एमल्सन जैसे ये गुड एमल्सन है, आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, एक प्रकार का गुड एमल्सन है, अच्छा एमल्सन है, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले क्रीमिंग प्रोसेस होगा। देखिए पहले फ्लोकुलेशन देख लेते हैं। फ्लोकुलेशन का मतलब देख लेते हैं। फ्लोकुलेशन का मतलब होता है छोटे-छोटे जो भी आपके एमल्सन्स के अंदर ग्लोब्यूल्स बने हुए थे, वो आपस में नज़दीक-नज़दीक आते हैं। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन होना। वो आपस में एक-दूसरे के साथ में टच होते हैं, अटैच होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लोकुलेशन बनना, है ना? तो सबसे पहले फ्लोकुलेशन प्रोसेस होगा, यानी जब कभी भी एमल्सन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कंडीशन में आएगा, तो क्या होगा, सबसे पहले फ्लोक्यूल्स बनना शुरू होंगे, छोटे-छोटे एक-दूसरे के साथ में जाके अटैच होना चालू होंगी। अगर उसके बाद में फ्लोक्यूल्स बन गए, तो वहाँ पे एक जो है छोटा ग्लोब्यूल्स बड़े ग्लोब्यूल्स के अंदर आके मिलने लगेगा और डिफ्यूज हो जाएगा, पर्टिकुलरली जैसा यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है सिलेसेंस, क्या दिखा रखा है? सिलेसेंस, यानी मर्ज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा छोटा ग्लोब्यूल्स है, वो अंदर की तरफ इसमें बड़े ग्लोब्यूल्स के साथ में मर्ज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड सिलेसेंस। सिलेसेंस होने के बाद में क्या होगा, क्रीमिंग होगी। क्रीमिंग किसी ऊपर भी हो सकती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। अपवर्ड डायरेक्शन देखिए, एक मिल्क होता है ना, मिल्क, मिल्क एक प्रकार का नेचुरल एमल्सन है। मिल्क क्या है? नेचुरल एमल्सन। मिल्क के बारे में आपने देखा होगा कई बार, दूध को गर्म करते हैं। देखिए मिल्क किस तरीके का एमल्सन है, ओ बाई डब्ल्यू टाइप का, ऑयल इन वाटर टाइप का, है ना? मिल्क के अंदर आपने गौर से देखा होगा तो ऑयल की छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स या ग्लोब्यूल्स उसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है? तैरती हुई, डिस्पर्स होती हुई। तो वो ऑयल इन वाटर टाइप का होता है। और अगर आप दूध को गर्म करते हो और उसको वापस अचानक से ठंडा करते हो, तो क्या होगा? उसकी जो ऑयल की ग्लोब्यूल्स है वो धीरे-धीरे फ्लोक्यूल्स बना के, सिलेसेंस बना के ऊपर की तरफ आके क्या बनाएगी? क्रीम बनाने लगेगी। ऊपर की तरफ ही बनती है, दूध में क्रीम कहाँ बनती है? ऊपर की तरफ ही बनती है। तो ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन है, तो इसका मतलब उसकी क्रीमिंग कहाँ हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ उसमें क्रीमिंग होती है। ये हमेशा ध्यान रखें। मिल्क से आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं। मिल्क ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन है और उसकी क्रीमिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन की क्रीमिंग कहाँ होती है? अपवर्ड डायरेक्शन में क्रीमिंग। और अगर डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन की बात करें इससे अपोजिट, तो वहाँ पे क्रीमिंग आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है ना? देखिए फ्लोक्यूलेशन का मतलब क्या हो गया? फ्लफी एग्लोमेरेट्स, जबकि सिलेसेंस का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट एग्रीगेट्स। फ्लोक्यूलेशन का मतलब हो गया फ्लफी एग्लोमेरेट्स और सिलेसेंस का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट एग्रीगेट्स। फिर आता है क्रीमिंग। क्रीमिंग में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑन सरफेस ऑफ एमल्सन ड्यू टू सिलेसेंस। जो भी सिलेसेंस होगा उसकी वजह से थिक लेयर का फॉर्मेशन होना एमल्सन के अंदर, दैट इज कॉल्ड क्रीमिंग। देखिए ये जनरली क्यों होती है? ये होती है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस एंड ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स एट टॉप और बॉटम। डेंसिटी डिफरेंस के कारण या फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई अगर टॉप पर, तो टॉप की तरफ क्रीमिंग हो जाएगी। कंसंट्रेशन डाउन की तरफ ज़्यादा हो गई तो डाउन में क्रीमिंग हो जाएगी, इस तरीके से रहेगी। तो देखिए एक तो होती है डाउनवर्ड क्रीमिंग। डाउनवर्ड क्रीमिंग जैसे कि डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन है, वाटर इन ऑयल टाइप का है। तो आपको मालूम होगा वाटर क्या होता है? वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की ग्लोब्यूल्स होती है। वाटर की यहाँ पे क्या होगी? छोटी-छोटी ग्लोब्यूल्स जो कि ऑयल के अंदर तैरती हुई नज़र आएगी। अब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वाटर किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना? तो वाटर इन ऑयल टाइप की जो क्रीमिंग होगी वो किधर होगी? डाउनवर्ड क्रीमिंग, डाउनवर्ड क्रीमिंग। ऐसे ही अपवर्ड क्रीमिंग कब होती है? ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन की, यानी ऑयल इन वाटर टाइप में है। ऑयल इन वाटर में देखें तो वाटर का क्या होता है? डेंसिटी ज़्यादा, ऑयल का क्या होता है? कम। तो ऑयल की ड्रॉपलेट्स किधर जाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ सेटल होगा, जिसकी कम होगी वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये तो आप सभी जानते हैं। तो ऑयल की डेंसिटी कम है तो ऑयल अपर ऊपर की तरफ जाके सेपरेट होगा। तो ऑयल इन वाटर टाइप के एमल्सन में क्रीमिंग किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी। ऑयल इन वाटर टाइप के एमल्सन में क्रीमिंग कहाँ होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि मिल्क में होती है। मिल्क से आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, अभी मैंने पहले बताया था। उसके बाद में आती है आपकी क्रैकिंग। क्रैकिंग को हम बोलते हैं ब्रेकिंग, जहाँ पे ऑयल और वाटर का जो फेज है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसको अपन बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ एमल्सन या फिर ब्रेकिंग ऑफ एमल्सन ड्यू टू कंप्लीट डिस्ट्रॉय ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द ग्लोब्यूल्स। जो भी आपकी प्रोटेक्टिव कोटिंग है ग्लोब्यूल्स के चारों ओर, जो कोटिंग बनी हुई है
वो अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए तब क्रैकिंग होती है एमल्सन की या फिर ब्रेकिंग होती है एमल्सन की। नेक्स्ट होता है फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन क्या होता है? यानी जब कभी भी W बाई O एमल्सन O बाई W में चेंज हो जाए। एक अपन ने देखा था मैक्सिमम फेज रेशियो पिछली स्लाइड में 74% होता है ना? तो अगर उससे ज्यादा अगर आपका फेज रेशियो हो जाए तो क्या होगा? W बाई O एमल्सन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? W बाई O एमल्सन हो जाएगा O इन W टाइप में, O बाई W टाइप में, या फिर वाइस वर्सा। बात करें वाइस वर्सा का मतलब हम W बाई O की जगह O बाई W, और वो हम ये उल्टा भी लिख सकते हैं, O बाई W एमल्सन चेंज इनटू W बाई O, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए O बाई W एमल्सन किससे बनता है? मोनोवैलेंट सॉल्ट से। जितने भी आपके मोनोवैलेंट सॉल्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम स्टीरेट कन्वर्टेड इनटू W बाई O ऑन एडिशन ऑफ डाइवैलेंट सॉल्ट, जैसे कैल्शियम स्टीरेट और क्लोराइड। by W emulsion made by monovalent soap like sodium citrate converted into W by O upon addition of divalent soap like calcium citrate और क्लोराइड, तो उसमें ये चेंज हो जाता है, फेज इन्वर्जन होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी के बारे में, अगली स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि क्रीमिंग और ब्रेकिंग दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम देख लेते हैं। क्रीमिंग की बात करें, जहाँ पे क्रीम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्रीमिंग अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ अपवर्ड और डाउनवर्ड लेयर दोनों हो सकता है। जबकि ब्रेकिंग, एमल्सन की क्रैकिंग या ब्रेकिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ एमल्सन टू अपवर्ड ऑयली लेयर एंड डाउनवर्ड एक्वस लेयर। अगर अपवर्ड ऑयली लेयर आ जाए, डाउनवर्ड एक्वस लेयर आ जाए, दोनों सेपरेट आउट हो जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग। रिवर्सिबिलिटी की बात करें तो अगर किसी एमल्सन में क्रीमिंग बन चुकी है, क्रीमिंग हो गई है, तो अगर उसको अगर अपन वापस अच्छे से सेक करें तो वापस एमल्सन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। यानी क्रीमिंग बनना एमल्सन का ब्रेक डाउन होना नहीं होता है, ये रिवर्सिबल नेचर का है, ये वापस एमल्सन बना सकती है ना क्रीमिंग। जबकि अगर एमल्सन ब्रेक डाउन हो गया, जहाँ पे दोनों ही लेयर अलग अलग सेपरेट आउट हो गई, जहाँ पे ऑयली फेज अलग हो गया, वाटर फेज अलग हो गया, तो उसको फिर अपन वापिस एमल्सन नहीं कर सकते। ये इरिवर्सिबल टाइप का है, यानी एक बार एमल्सन का ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर क्रैकिंग हो जाएगा तो वो वापिस एमल्सन में कन्वर्ट नहीं, ये इरिवर्सिबल नेचर का है। जबकि क्रीमिंग होने के बाद एमल्सन वापिस बन सकता है। इसको एजिटेट करने के बाद इसको हम रिकंस्टिट्यूट कर सकते हैं, जबकि इसको रिकंस्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो एमल्सिफाइंग फिल्म होती है, जो पार्टिकल्स के चारों ओर ऐसे फिल्म बनी हुई होती है एमल्सिफाइंग, वो इंटैक्ट रहती है, वो टूटती नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होती, इसलिए इसको रिकंस्टिट्यूट कर सकते हैं। जबकि इसके अंदर जो एमल्सिफाइंग फिल्म है पार्टिकल्स के चारों ओर, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए इसको हम वापस नहीं बना सकते हैं। देखिए इंटरनल फेज ग्लोब्यूल्स की बात करें तो इसमें पार्शियल और नो सिलेसेंस रहता है, जबकि यहाँ पे कंप्लीट फ्यूजन रहता है। एंड इफेक्ट ऑफ फेज वॉल्यूम रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आता है, कोई इफेक्ट नहीं आता है। जबकि इन O बाई W इफ ऑयल इज ग्रेटर देन 74%, तो वहां पे क्या होगा? वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। या तो ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर वहां पे फेज का इन्वर्जन हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपन इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी, काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है अपन को इमर्सन के बारे में। देखिए क्रैकिंग के बारे में हम देख लेते हैं, क्रैकिंग होता क्या है? क्रैकिंग का मतलब कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज। अगर कंप्लीट सेपरेशन हो जाए ऑयल और वाटर फेज का तो उसको हम क्रैकिंग ऑफ एमल्सन कहते हैं, और इसके कारण क्या है वो भी हम देख लेते हैं। कंप्लीट सेपरेशन क्यों क्यों हो सकता है, किस किस वजह से हो सकता है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो पहला रीजन है, इसका जो पहला रीजन है वो है एडिशन ऑफ अपोजिट टाइप ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट। अगर अपोजिट टाइप के एमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दें तो आपका क्रैकिंग हो सकता है। सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर और स्टोरेज कंडीशन। अगर स्टोरेज कंडीशन पे हम उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, कर दें तो भी क्रैकिंग हो सकता है। कोई कॉमन सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो भी उसका क्रैकिंग हो सकता है। डिकम्पोजिशन और प्रेसिपिटेशन कर दें एमल्सिफाइंग एजेंट का तो भी उसका क्रैकिंग हो सकता है। और इसके अलावा माइक्रोबियल ग्रोथ्स की वजह से या फिर क्रीमिंग की वजह से भी एमल्सन का ब्रेक डाउन या फिर क्रैकिंग हो सकता है। ये खूब सारे रीजन है जिसकी वजह से एमल्सन ब्रेक डाउन होता है, क्रैकिंग होती है इसके अंदर। देखिए अब हम देख लेते हैं कि एमल्सन को बनाते कैसे हैं, एमल्सन को किस किस तरीके से अपन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है ड्राई गम मेथड। ड्राई गम मेथड में क्या करते हैं,
जो भी आप ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन ले रहे हैं या फिर जो भी ले रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो भी है, उसको एकदम ड्राई रखना है। उसमें बिल्कुल भी हमें नमी नहीं रहनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें। मोर्टार पेस्टल यूज़ में ले रहे हैं, मोर्टार पेस्टल आपने देखा ही होगा। अगर इसको यूज़ में ले रहे हैं तो ये एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना? अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑयल को डालेंगे। ऑयल को डाल के इसको ट्राइचूरेट करेंगे विद गम। जो भी आपका गम है, अकेशिया गम है, उसके साथ में हमें ड्राई पोर्सिलान मोर्टार के अंदर एकदम उसको ट्राइचूरेट करना है गम के साथ में। जैसे ही हमने अच्छे से इसको ट्राइचूरेट कर दिया, तो हम उसमें क्या करेंगे, स्मॉल वाटर एडेड एंड ट्राइचूरेट, थोड़ा-थोड़ा उसमें से वाटर डालेंगे और उसको कंटिन्यू ट्राइचूरेट करेंगे सिंगल डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में उसको रोटेट करते हुए हमें उसे ट्राइचूरेट करना है, थोड़ा-सा वाटर डालने के बाद। ठीक है ना? कंटिन्यू नहीं डालना है, थोड़ा-सा वाटर डाल दिया, उसके बाद में उसको कंटिन्यू ट्राइचूरेट करना है, जब तक कि उसमें से क्लिकिंग साउंड नहीं आए। क्लिक, क्लिक, क्लिक ऐसे साउंड आने लगेगी, तब आप समझ जाना कि आपका इमल्सन तैयार हो गया। ठीक है ना? अब जब इमल्सन तैयार हो गया है, आपका क्लिकिंग साउंड आ गया है, तो उसके बाद में जो भी रिमेनिंग वाटर है, उसको हमें डाल के धीरे-धीरे उसको डालना है और उसी डायरेक्शन में वापस मिलाते रहना है और फाइनल इमल्सन हमें तैयार कर लेना है। कभी भी एक साथ नहीं डालना है रिमेनिंग वाटर, धीरे-धीरे स्लोली उसको डालना। तो ये तो हो गया आपका ट्राइगम मेथड, यानी सबसे पहले ऑयल को ट्राइचूरेट कर लिया मोर्टार और पेस्टल में, ठीक है ना? ड्राई पोर्सिलान मोर्टार में। फिर उसमें थोड़ा-सा वाटर डाला और उसको कंटिन्यू ट्राइचूरेट किया है सिंगल डायरेक्शन में, जब तक कि क्लिकिंग की साउंड नहीं आए। उसके बाद में जो भी रिमेनिंग वाटर है, उसको धीरे-धीरे डालते हुए फाइनल इमल्सन हमें बना लेना है। सेकंड है आपका वेट गम मेथड। वेट गम मेथड में क्या करते हैं, एक पार्ट ना गम ट्राइचूरेट करते हैं 2 पार्ट वाटर्स के साथ। 1 पार्ट गम ट्राइचूरेटेड विद 2 पार्ट ऑफ वाटर। इससे क्या बनेगा, आपका म्यूसिलेज बन जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद में 4 पार्ट ऑयल को हमें स्लोली ऐड करना है और उसको एक ही डायरेक्शन में रोटेट करते हुए बनाना है। फिर जो प्रोडक्ट बन गया, मिक्सचर करेंगे ट्राइचूरेटेड कंटीन्यूअसली टू फॉर्म प्राइमरी इमल्सन और उस मिक्सचर को हम कंटीन्यूअसली मिक्स करते जाएँगे। जो भी आपका वाटर है या फिर ऑयल है, उसको हम डालते जाएँगे, जब तक कि आपका प्राइमरी इमल्सन नहीं बने। तो ये आपका वेट कम मेथड हो गया, इसमें हम वाटर को पहले। तीसरा हो गया आपका बोतल मेथड। बोतल मेथड में क्या लेंगे, एक बोतल लेंगे, बोतल के अंदर जितना हमें ऑयल डालना है वो डाल देंगे, जितना वाटर डालना है वो डाल देंगे, साथ ही साथ उसमें एडिटिव्स भी यूज डालेंगे। जो भी आपके एमल्सिफाइंग एजेंट है, ये भी हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में बोतल का हमें ढक्कन लगा लेना है और कंटिन्यूअसली सेक करना है, बहुत ही फास्ट सेक करना है, इस तरीके से बहुत ही फास्ट सेक करना है, सेक इन बॉटल फॉर सम टाइम्स। उसके बाद में जब हम उसको रोकेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका एमल्सन। एमल्सन इज फॉर्म्ड। तो बॉटल मेथड में एमल्सन कैसे बनता है, ऑयल प्लस वाटर प्लस एडिटिव्स आर सेक इन बॉटल फॉर सम टाइम्स, एमल्सन इज फॉर्म्ड। अगर हम कॉमर्शियल स्केल की बात करें, इंडस्ट्रियल स्केल की बात करें, तो वहाँ पे होमोजेनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा एमल्सन बनाया जाता है। देखिए, मतलब कभी भी हम प्राइमरी इमल्सन बनाते हैं, प्राइमरी इमल्सन जैसे अभी अपन ने बोला कि क्लिकिंग साउंड आती है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी इमल्सन, ठीक है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी इमल्सन इंडिकेटेड बाय क्लिकिंग साउंड। आपकी अगर क्लिकिंग साउंड आ रही है तो इसका मतलब है प्राइमरी इमल्सन बन चुका है। और ये क्लिकिंग साउंड आने के बाद में जो आपका प्राइमरी इमल्सन बनता है, वो किस कलर का होता है, व्हाइट, एकदम दूधिया कलर का होता है, मिल्क की तरह। तो ये दूधिया कलर होने का कारण क्या है? क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेंस शो करता है। तो लाइट के अंदर क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेंस शो करता है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राइमरी इमल्सन्स का कलर व्हाइट क्यों होता है? ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्राइमरी इमल्सन का कलर व्हाइट क्यों होता है, दूधिया क्यों होता है? तो ये होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेंस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेंस की वजह से ये ऐसा होता है। देखिए, इंडस्ट्रियल स्केल की बात करें तो एमल्सन को होमोजेनाइजर से, अल्ट्रासोनिकेटर से या फिर कोलोइडल मील से भी प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, कोलोइडल मील होती है ना, वो वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ शीयरिंग फोर्सेस। किस पे वर्क करती है, ऑन द बेसिस ऑफ शीयरिंग फोर्सेस पे वर्क करती है और इसकी जो रोटेशन स्पीड होती है वो होती है 3000 से लेके 20,000 रोटेशन पर मिनट स्पीड होती है कोलोइडल मील।
अब देखिए हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑयल लेते हैं, तब हमें कितना ऑयल, कितना वाटर और कितना गम चाहिए होता है इमल्शन बनाने के लिए, वो हम देख लेते हैं। ऑयल वाटर गम का रेशियो देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति इमल्शन बनाने के लिए फिक्स्ड ऑयल ले रहा है, फिक्स्ड ऑयल का मतलब क्या क्या हो गए, अरेचिज ऑयल, मूंगफली का तेल, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल, है ना। अरेचिज यानी मूंगफली का तेल, कैस्टर यानी अरंडी का तेल एंड आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। अगर इनमें से कोई भी एग्जाम ले रहा है ऑयल जो कि फिक्स्ड ऑयल कहलाता है, क्या कहलाता है, फिक्स्ड ऑयल। यहाँ पे मैंने इसको एफ से डिनोट किया है। तो वहां पे ऑयल वाटर गम का रेशियो रहेगा आपका 4:2:1, 4:2:1। एक 4 पार्ट ऑयल लेना है, 2 पार्ट वाटर लेना है, पार्ट आपको गम लेना है। सेकेंड है, अगर मान लो आप मिनरल ऑयल से एमल्सन बना रहे हैं, जैसे कि लिक्विड पैराफिन को लेके लेते हुए एमल्सन बना रहे हैं, तो वहां पे ऑयल का पार्ट रहेगा 3, वाटर का रहेगा आपका 2 एंड गम का रहेगा, तो 3:1 रेशियो रहेगा। यहाँ पे मिनरल ऑयल को आप डिनोट कर रहे हैं एम से, किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से। नेक्स्ट है आपका वोलेटाइल ऑयल यानी वी, वी फॉर वोलेटाइल ऑयल। अगर आप टर्पेंटिन का ऑयल काम में ले रहे हैं, पीपरमिंट का ऑयल ले रहे हैं या फिर सिन्नामोन का ऑयल ले रहे हैं, तो वहां पे ऑयल वाटर गम का रेशियो रहेगा 2:1। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एफ एम वी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। एफ एम रेडियो होता है ना, एफ एम रेडियो, उसी से एफ एम वी, एफ एम वी, एफ एम का वॉल्यूम बढ़ाओ, है ना। तो इससे आप लर्न कर सकते हैं फिक्स्ड ऑयल फॉर एफ, मिनरल ऑयल फॉर एम एंड वोलेटाइल फॉर वी। तो वहां पे जो ऑयल वाटर गम रेशियो रहेगा वो रहेगा 4:2:1, 3:2:1 एंड 2:2:1। यानी ऑयल को आपको ऐसे घटाते जाना है, इसमें 4 किया, इसमें 3 किया, इसमें 2 किया, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एमल्सिफाइंग एजेंट हम इमल्सन बनाते समय काम में लेते हैं, है ना। तो देखिए, वाटर सोल्यूबल एमल्सिफाइंग एजेंट की बात करें तो इसके अंदर रहेगा आपका अकेशिया, जिसकी एचएलबी वैल्यू है 8। इसके अलावा ट्वीन एंड बेंटोनाइट भी आपका वाटर सोल्यूबल एमल्सन का एजेंट की तरह काम करता है। दूसरा रहता है ऑयल सोल्यूबल एमल्सन। ऑयल सोल्यूबल यानी डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन बनाना, तो ऑयल सोल्यूबल काम में लेंगे, और ओ बाई डब्ल्यू बनाना है तो वाटर सोल्यूबल काम। तो ऑयल सोल्यूबल के एग्जांपल है स्पान, क्या है, स्पान। स्पान आपका एग्जांपल किसका है, ऑयल सोल्यूबल एमल्सन का एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट की, तो उसके एग्जांपल रहेंगे अकेशिया, जिलेटिन एंड लेसिथिन। अब देखिए ये नेचुरल है, ये नेचुरली हमारी सिस्टम में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनके ऊपर माइक्रोबियल अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। माइक्रोबियल अटैक से ये ससेप्टिबल रहते हैं। कौन कौन, अकेशिया, जिलेटिन एंड लेसिथिन। अब हम बात कर लेते हैं एनाइनिक, अब हम बात कर लेते हैं एनाइनिक एमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में। तो इसके एग्जांपल है लोरिक एसिड, पामेटिक एसिड एंड ओलिक एसिड। क्या क्या हो गए, लोरिक एसिड, पामेटिक एसिड एंड ओलिक एसिड। ये एनाइनिक एमल्सिफाइंग एजेंट है। कैटायनिक एमल्सिफाइंग एजेंट, देखिए कई बार एग्जाम में इसका एग्जांपल पूछे गए हैं कि कैटायनिक एमल्सिफाइंग एजेंट कौन से हैं। तो जो भी आपके क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, क्यू ए सी, जो भी आपके क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, जैसे कि सिटाइल पाइरीडियम ब्रोमाइड, सिट्रीमाइड, ये सारे के सारे आपके कैटायनिक एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। इनके पास में एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी रहती है। इसके अलावा अब हम बात करें नॉन आयोनिक एमल्सिफाइंग एजेंट की, जो कि पीएच चेंजेस से कुछ भी इफेक्ट जिनके ऊपर नहीं पड़ता है, यानी अनअफेक्टेड बाय पीएच चेंजेस रहते हैं। नॉन आयोनिक एमल्सिफाइंग एजेंट जिनके ऊपर पीएच की चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, वो अनअफेक्टेड रहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है सोर्बिटान मोनोपामीटेट, सोर्बिटान मोनोपामीटेट, जिसे हम स्पान 40 भी कहते हैं। स्पान आपका ऑयल सोल्यूबल है, क्या है, ऑयल सोल्यूबल। इसी तरीके से पॉलीऑक्सीइथाइलिन सोर्बिटान मोनोपामीटेट, जिसे हम ट्विन 40 भी कहते हैं, ये आपका वाटर सोल्यूबल, क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। पॉलीऑक्सीइथाइलिन सोर्बिटान मोनोपामीटेट आपका ट्विन 40 कहलाता है।
और इसे हम क्या कहते हैं, वाटर सोल्यूबल भी कहते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। ट्विन 40, ट्विन 20, ट्विन 60, ट्विन 80 ये क्या होता है? स्पान 20, स्पान 40, स्पान 60, स्पान 80 क्या होता है ना? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर सोल्यूबल की, जिसके अंदर पॉलीऑक्सीइथाइलिन ग्रुप होता है। पॉलीऑक्सीइथाइलिन सॉर्बिटान अगर मोनोलोरिएट है, क्या है? मोनोलोरिएट, लोरिक एसिड से मिलके बना है मोनोलोरिएट, तो उसको हम बोलेंगे ट्विन 20। क्या बोलेंगे? ट्विन 20। ये पॉलीसॉर्बेट 20 कहलाता है। इसके अलावा अगर पामीटेट ग्रुप लगा हुआ है, मोनोपामीटेट यानी पामीटिक एसिड लगा हुआ है, पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटान मोनोपामीटेट, तो उसे हम बोलते हैं ट्विन 40। क्या बोलेंगे? ट्विन 40, जिसे हम पॉलीसॉर्बेट 40 भी कहते हैं। इसके अलावा पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटान मोनोस्टीरेट होगा, कौन सा लगा हुआ रहेगा? स्टीरेट ग्रुप, तो इसे हम बोलेंगे ट्विन 60 यानी पॉलीसॉर्बेट 60 भी कहते हैं। और फिर अगर हम देखें पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटान मोनोओलिएट लगा हुआ रहता है, तो इसे हम बोलते हैं ट्विन 80 यानी पॉलीसॉर्बेट 80 भी कहते हैं। यानी इसको लर्न करने का हम एलपीएसओ थ्योरी काम में ले सकते हैं। एल फॉर लोरिएट, पी फॉर पामिटेट, एस फॉर स्टीरेट एंड ओ फॉर ओलिएट। ओलिएट जब भी लगेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? 20। पामिटेट लग गया तो 40, स्टीरेट लग गया तो 60 एंड ओलिएट लग गया तो आपका 80। ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं ऑयल सोल्यूबल नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के बारे में, यानी जो सोर्बिटान एस्टर होते हैं फैटी एसिड्स के, ये क्या होते हैं? सोर्बिटान एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, इसे हम स्पांस कहते हैं स्पांस। जो कि सोर्बिटान एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, इनको हम स्पांस कहते हैं। स्पान में भी देखिए, अगर सोर्बिटान मोनोलोरिएट है, जब लोरिक एसिड लग गया है, लोरिएट लग गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्पान 20। जैसा आपने 20 में लोरिएट लगा था, पीछे क्या बोला था? 20। वैसे यहाँ पे भी लोरिएट लगेगा तो पीछे क्या लगाएंगे? 20। पामिटेट लग गया तो पीछे क्या लगाएंगे? 40। सोर्बिटान मोनोपामिटेट को बोलेंगे स्पान 40, एलपीएसओ थ्योरी है ना। एस फॉर स्टीरेट, अगर स्टीरेट लग गया तो क्या लिखेंगे? इसे स्पान 60 लिखेंगे। और इसी तरीके से मोनो ओलिएट लग गया, ओ फोर ओलिएट लग गया तो इसे क्या बोलेंगे? स्पान 80। ठीक है ना? तो ये आपको एलपीएसओ थ्योरी याद रखनी है। लोरिएट का मतलब 20, पामिटेट का मतलब 40, स्टीरेट का मतलब 60 एंड ओलिएट का मतलब 80। एलपीएसओ थ्योरी को आप अच्छे से लर्न कर, जैसे कि आप सारे नाम अच्छे से लर्न हो। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि एमल्सन कैसा है, किस तरीके का है, ओ बाई डब्ल्यू है या फिर डब्ल्यू बाई ओ है। तो ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये एमल्सन डब्ल्यू बाई ओ है या फिर ये वाला एमल्सन ओ बाई डब्ल्यू है? हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करें? तो देखिए, इसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। सबसे पहला है डाइल्यूशन टेस्ट। क्या है डाइल्यूशन टेस्ट? देखिए, जो कंटिन्यूअस फेज है, ये कंटिन्यूअस फेज है, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस फेज है। अगर किसी एमल्सन को अपन वाटर से डाइल्यूट करते हैं और वो एमल्सन ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस फेज वाटर है इसके अंदर। क्या है? कंटिन्यूअस फेज वाटर है, यानी वो ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन है। अगर किसी एमल्सन को अपन ऑयल से डाइल्यूट करते हैं, ऑयल डालते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो अगर मान लो फेज इसमें सेपरेट नहीं हो, तो इसका मतलब उसके अंदर कंटिन्यूअस फेज क्या है? ऑयल। तो यानी वो अगर डिस्टर्ब नहीं होता है एमल्सन, तो उसे हम डब्ल्यू बाई ओ कहते हैं। अगर वाटर डालने से उसमें कोई चेंजेस नहीं आता तो ओ बाई डब्ल्यू है। अगर चेंजेस आ गया तो डब्ल्यू बाई ओ, है ना, अपोजिट। और अगर ऑयल डालने से कोई भी चेंजेस नहीं आता है तो डब्ल्यू बाई ओ है, और अगर चेंजेस आ गया तो ओ बाई। यानी देखिए, डाइल्यूशन टेस्ट की बात करें तो नो फेज सेपरेशन अकर व्हेन डाइल्यूटेड विद डिस्पर्सन मीडियम। अगर डिस्पर्सन मीडियम, ये डिस्पर्सन मीडियम है यहाँ पे, ओ बाई डब्ल्यू में डिस्पर्सन मीडियम क्या है? वाटर। डब्ल्यू बाई ओ में डिस्पर्सन मीडियम क्या है? ऑयल। तो अगर हम डाइल्यूट करें एम्ल्सन को डिस्पर्सन मीडियम से, और से फेज सेपरेशन नहीं होता। इफ ओ बाई डब्ल्यू एम्ल्सन डाइल्यूटेड विद वाटर, नो फेज सेपरेशन आता है। हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा एम्ल्सन है। लेकिन आता है डाई टेस्ट। देखिए, अगर अमरंत एंड मिथाइलिन ब्लू की बात करें, जो डाई है वाटर सोल्यूबल डाई है। अमरंत क्या है? वाटर सोल्यूबल डाई। मिथाइलिन क्या है? वाटर सोल्यूबल डाई। और अगर हम ओ बाई डब्ल्यू एम्ल्सन लें, ओ बाई डब्ल्यू एम्ल्सन लें, इसके अंदर ये वाटर फेज डला हुआ है। एक्सटर्नल फेज क्या है? वाटर। कंटिन्यूअस फेज क्या है? वाटर। तो अगर उसमें अमरेंथ और मिथाइलिन ब्लू डालेंगे तो वाटर एक्सटर्नल फेज है, वाटर कंटिन्यूअस फेज है, तो ये अमरेंथ और मिथाइलिन डाई इस कंटिन्यूअस फेज के अंदर सोल्यूबल हो जाएगी और एक यूनिफॉर्म टिंट महसूस होगा, है ना।
जब कभी भी O बाई W एमल्सन में डालेंगे जिसके अंदर ये डाई घुल जाती है, तो अगर वो डालेंगे और अगर यूनिफॉर्म टिंट दिखाई दे, कंटिन्यूअसली घुला हुआ टिंट दिखाई दे, अमरेंथ या मिथाइलिन ब्लू जैसा कलर दिखाई दे, तो इसका मतलब वो वाटर सोल्यूबल डाई है और वाटर में सोल्यूबल हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पे वो O बाई W एमल्सन है। इसी तरीके से सुडान थर्ड एंड स्कारलेट रेड, ये दोनों क्या है? ऑयल सोल्यूबल डाई है। सुडान थर्ड एंड स्कारलेट रेड आर ऑयल सोल्यूबल डाई। जब कभी भी इन्हें ओ बाई डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन में डालेंगे, इसमें डालेंगे डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन में डालेंगे, जिसके अंदर कंटिन्यूअस फेज क्या रहता है? ऑयल। तो जहां ऑयल कंटिन्यूअस फेज है वहां पे अगर सुडान थर्ड या स्कारलेट रेड डाई डाल दी जाए तो वहां पे यूनिफॉर्म टिंट दिखाई देगा। नेक्स्ट है क्रीमिंग टेस्ट। क्रीमिंग टेस्ट के बारे में हमने अच्छे से देखा ही था। अगर डाउनवर्ड क्रीमिंग हो रही है तो इसका मतलब वाटर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा, और वाटर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना? तो डाउनवर्ड क्रीमिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन है। और अगर अपवर्ड क्रीमिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे ऑयल की डेंसिटी क्या है? कम, तो ऑयल किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। तो अगर अपवर्ड क्रीमिंग होती है तो इसका मतलब क्या है? ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन है। तो इस तरीके से हम स्ट्रीमिंग के द्वारा भी एमल्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कंडक्टिविटी टेस्ट। नेक्स्ट क्या हो गया आपका? कंडक्टिविटी टेस्ट। देखिए, ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन होगा तो क्या होगा? वाटर यहाँ पे आपका कंटिन्यूअस फेज होगा। वाटर क्या है? कंटिन्यूअस फेज। और इसके अंदर अगर मान लो अपन ने करंट डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट डाल दिया, तो करंट क्या होगा? फटाफट सब जगह फैल जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फेज क्या है? वहाँ पे वाटर है। वाटर क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रिक को कंडक्शन करता है, तो फटाफट वहाँ पे करंट फैल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन है ना? कंडक्टिविटी टेस्ट अपन उसमें करंट दौड़ा या नहीं दौड़ा टेस्ट के द्वारा चेक कर सकते हैं, या फिर कोई बल्ब वगैरह लगा के उसको देख के चेक कर सकते हैं। हमें हाथ नहीं डालना है, हमें बल्ब है या फिर कोई टेस्टर है उसके द्वारा फाइंड आउट हम कर सकते हैं उसको ना। नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्रीमिंग के बारे में ही हम देख लेते हैं। क्रीमिंग जब कभी भी एमल्सन्स के अंदर होती है तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पे डिपेंड करती है कि किधर की तरफ क्रीमिंग होगी, कैसे होगी, है ना? तो फॉर्मूला होता है ना, जहाँ क्रीमिंग होती है अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होती है, वो डिपेंड डिपेंड करती है स्टोक्स फॉर्मूले पे। इस पे डिपेंड करती है स्टोक्स फॉर्मूला। स्टोक फॉर्मूला क्या कहता है? यू यानी वेलोसिटी, ऊपर जाने की या नीचे आने की जो क्रीमिंग की वेलोसिटी है उसे हम क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू डी स्क्वायर सी रो एस माइनस रो एफ अपॉन ईटा। क्या हो गया? डी स्क्वायर जी, डी का मतलब क्या हो गया? डायमीटर ऑफ ग्लोब्यूल्स, जो भी आपकी ग्लोब्यूल्स की है डायमीटर। जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। रो एस और रो एफ आपकी डेंसिटी है। डिस्पर्सन मीडियम और जो भी आपका डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्स फेज है, इनकी डेंसिटी है। और 18 क्या है आपका? नीचे दिया हुआ ये ऊपर है, और नीटा इसकी क्या है? विस्कोसिटी। जो आपका प्रोडक्ट है उसकी विस्कोसिटी है। देखिए, अगर डेंसिटी डिस्पर्स फेज की ज्यादा होगी, डिस्पर्स फेज की ज्यादा होगी, देन डिस्पर्सन मीडियम, देन वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इज पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या होगी? सेडिमेंटेशन की पॉजिटिव होगी, यानी पार्टिकल्स किस तरफ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे, यानी पार्टिकल सेटल डाउन होंगे। तो इसका मतलब क्रीमिंग कहाँ होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि क्रीमिंग होती है ओ बाई डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू बाई ओ इमर्सन की बात करें तो वहां पे क्रीमिंग कहाँ होती है? नीचे की तरफ। क्योंकि देखिए यहाँ पे वाटर है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज यहाँ पे वाटर है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है देन डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पे ऑयल है, उससे ज्यादा वाटर की डेंसिटी है, तो वाटर क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा। वाटर के जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन होंगे, तो यहाँ पे क्रीमिंग किस तरफ होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज इज लेस, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज, जब भी आपका डिस्पर्स फेज की डेंसिटी है कम है देन डिस्पर्सन मीडियम, देन वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन इज नेगेटिव। जो सेडिमेंटेशन की वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो यानी पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, स्ट्रीमिंग किधर होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए, इसको स्टोक्स लॉ से अच्छे से डिनोट किया जाता है, डी स्क्वायर जी रो एस माइनस रो एफ अपॉन 18 ईटा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी की नहीं डायमीटर की जगह रेडियस ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस का स्क्वायर जी टू आर जी हो जाएगा, रो एस माइनस रो एफ
9 ठीक है ना? अगर रेडियस ले लेते हैं अपन तो 2r स्क्वायर जी रो एस माइनस रो एफ अपॉन 9 ईटा। और अगर डायमीटर लेंगे, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2r हो गया, इसको अगर 4r स्क्वायर लिखेंगे तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से करेंगे, नीचे से भी 2 से। तो क्या होगा, 4r स्क्वायर जी रो एस माइनस रो एफ अपॉन 18। और 4r स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका डायमीटर स्क्वायर जी हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं। साइज ऑफ ग्लोबुल रेंज इन एमल्सन इज 0.1 से लेके 100 माइक्रो की है। अगर माइक्रो एमल्सन की साइज की बात करें तो वहाँ पे ग्लोबुल की साइज 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम रहती है और ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं। अगर हम फाइन एमल्सन की बात करें तो वहाँ पे ग्लोबुल की साइज 0.25 से लेकर 25 माइक्रोमीटर रहती है और ये मिल्की अपीयर होते हैं। होमोजेनियस ग्लोबुल्स की बात करें एमल्सन के अंदर तो इसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहती है और जो मैक्सिमम फेज रेशियो रहता है एमल्सन का वो 74% रहता है एज इंटरनल फेज। एमल्सन आर प्रिपेयर्ड बाय बोटल मेथड इफ कंटेनिंग ड्रग्स। अगर हम वोलेटाइल ड्रग से एमल्सन बना रहे हैं तो उसको हम बोटल मेथड से आसानी से बना सकते हैं, जिससे कि उसकी वोलेटाइलिटी नेचर है वो एस्केप आउट नहीं हो, यानी वो वोलेटाइल होके बाहर नहीं निकले। फिर बोतल के ऊपर अपन ढक्कन लगा के फिर उसको इजी मिक्स करेंगे तो उसका वोलेटिलिटी है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। और मिल्क की बात करें तो मिल्क एक प्रकार का नेचुरल एमल्सन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपका नेचुरल एमल्सन है। अगर किसी एमल्सन के अंदर क्रीमिंग हो गई है, यानी एक कोई क्रीम्ड एमल्सन है, तो उसको वापस हम रिकंस्टिट्यूट कर सकते हैं बाई सेकिंग। तो उसको सेक करते हुए हम रिकंस्टिट्यूट भी कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी एमल्सन के बारे में थियोरेटिकल पोर्शन। और हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों है, biphasic liquid dosage form having fine globule of drug homogeneously distributed in dispersion medium is called। तो ऐसा बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है सस्पेंशन, ऑप्शन बी एमल्सन, ऑप्शन सी सिरप एंड ऑप्शन डी है लोशन। और ये आपको सभी को आता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी एमल्सन। ये बाइफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर फाइन ग्लोब्यूल्स रहती है। क्वेश्चन 2 देखें, कोल्ड क्रीम इज एन एग्जांपल। देखिए काफी क्वेश्चन से पूछा गया है, कोल्ड क्रीम किस तरीके का एग्जांपल है, ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन का, डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन का, ओ बाई ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन का, या फिर ओ बाई डब्ल्यू का। तो देखिए यहाँ पे कोल्ड क्रीम हम लगाते कब है, पहले तो ये देखिएगा, दिमाग में लगाइएगा। कोल्ड क्रीम हम सर्दियों में लगाते हैं और किसके लिए लगाते हैं, जिससे कि हमारी जो भी रूखी त्वचा है वो क्या हो जाए, वापस ऑयली हो जाए। तो इसका मतलब हमें जो भी कंटिन्यूअस फेज लेना है वो ऑयली होना जरूरी है, जिससे कि हमारी स्किन वापस ऑयली हो जाए, वो सूखे नहीं, ड्राई स्किन नहीं हो। तो ऑयली कब होगा, डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन में रहता है कंटिन्यूअस फेज। यहाँ पे डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन ही रहेगा। देखिए कई बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से भी आप अगर कंफ्यूजन में हो जाए तो इस तरीके से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स एट द टॉप और बॉटम ऑफ एमल्सन इज कॉल्ड। अगर मान लो डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स का कंसंट्रेशन टॉप या फिर बॉटम की तरफ होने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है क्रीमिंग, ऑप्शन बी क्रैकिंग, ऑप्शन सी ब्रेकिंग एंड ऑप्शन डी है फेज इन्वर्जन। तो आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रीमिंग। क्या बोलते हैं, क्रीमिंग का फॉर्मेशन। ओ बाई डब्ल्यू एमल्सन होगा, ऑयल इन वाटर टाइप। तो क्रीमिंग कहाँ होगी, पर डायरेक्शन में, जैसे कि मिल्क में होती है। और अगर डब्ल्यू बाई ओ एमल्सन होगा तो वहां पे क्रीमिंग कहाँ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसका क्वेश्चन है ब्रेकिंग ऑफ एमल्सन इज ड्यू टू। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है चेंज इन टेम्परेचर और स्टोरेज कंडीशन, ऑप्शन बी है एडिशन ऑफ अपोजिट टाइप ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट, ऑप्शन सी क्रीमिंग एंड ऑप्शन डी है ऑल। तो आपको बताना कि क्रैकिंग ऑफ एमल्सन किसके कारण होता है। देखिए यहाँ पे क्रैकिंग के कारण खूब सारे होते हैं, हमने कई कारण देखे थे। तो यहाँ पे जो सारे कारण है ए बी सी, ये इसमें से मेन कारण है। तो इन सभी के कारण क्रैकिंग ऑफ एमल्सन हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इन स्मॉल स्केल एमल्सन्स आर प्रिपेयर्ड बाय। अगर स्मॉल स्केल पर एमल्सन्स को बनाना है तो कौन सा मेथड लेते हैं। ऑप्शन ए ड्राई गम मेथड, ऑप्शन बी वेट गम मेथड, ऑप्शन सी बोतल मेथड एंड ऑप्शन डी ऑल। तो यहाँ पे सारे ही मेथड हम काम में लेते हैं स्मॉल स्केल पे। ड्राई गम भी हमने पढ़ा था, वेट गम भी पढ़ा था, बोतल मेथड भी पढ़ा था। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन डी यानी कि ऑल रहेगा।
अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है वो है प्राइमरी एमल्सन का कलर व्हाइट क्यों होता है, ये आपको बताना है। प्राइमरी एमल्सन होता है इज व्हाइट ड्यू टू, क्या कारण है जिसकी वजह से व्हाइट दिखता है? ऑप्शन है रिफ्लेक्शन के कारण, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन के कारण, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेंस के कारण, या फिर ऑप्शन, तो आपको मालूम होना चाहिए जो आपका प्राइमरी एमल्सन होता है वो व्हाइट या मिल्की कलर का होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें, द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम ऑफ वोलेटाइल ऑयल रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एमल्सन इज। यहाँ पे आपको बताना है कि जो वोलेटाइल ऑयल होता है उसमें ऑयल वाटर गम का रेशियो क्या रहता है। तो देखिए आपको मालूम ही होगा, आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा, FMV हमने देखा था, फिक्स्ड ऑयल, मिनरल ऑयल और वोलेटाइल ऑयल के लिए। तो यहाँ पे तो 4:1 था, यहाँ पे क्या था 3:1, और यहाँ पे क्या रहेगा 2:1। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहना चाहिए, ऑप्शन सी यानी कि 2:1। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ केटाइनिक एमल्सिफाइंग एजेंट। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, केटाइनिक एमल्सिफाइंग एजेंट का नाम बताइए, एग्जाम्पल बताइए। तो लोरिक एसिड क्या है आपका एनाइनिक, इस्पान और ट्विन क्या है नॉन आयोनिक, ये नॉन आयोनिक है, और सिटाइल पिरिडिनियम ब्रोमाइड जो क्या है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, तो ये आपका है केटाइनिक एमल्सिफाइंग एजेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी सिटाइल पाइरिडिनियम ब्रोमाइड। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, इफ एन एमल्सन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई एमल्सन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो किस टाइप का एमल्सन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है O बाई डब्ल्यू टाइप, ऑप्शन बी W बाई O टाइप, ऑप्शन सी है O बाई W बाई O टाइप, एंड ऑप्शन डी है और। तो वो एमल्सन कैसा रहेगा, जिसका कंटिन्यूअस फेज वाटर रहेगा उसी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि O बाई W टाइप। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, द डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स फेज इज मोर देन डिस्पर्सन मीडियम। यानी जो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज यानी वाटर है, उसकी डेंसिटी अगर डिस्पर्सन मीडियम से ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट क्या हो गया, वो एमल्सन क्या हो गया W बाई O टाइप का हो गया, वाटर की डेंसिटी ज्यादा रहती है बजाय ऑयल के। ठीक है ना, तो W बाई O एमल्सन हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू स्टोक्स इक्वेशन द क्रीमिंग इज, अगर स्टोक्स इक्वेशन की बात करें तो क्रीमिंग किस तरफ होगी, ऑप्शन ए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन सी इन बोथ डायरेक्शन, एंड ऑप्शन डी है एट द सेंटर। तो आपको मालूम ही होगा जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा। तो ये ग्लोबुल्स है ना, जितने भी वाटर के ग्लोबुल्स है ये किसकी तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो क्रीमिंग कहाँ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। इसी तरीके से इन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एमल्सन इज ब्लड, मिल्क, यूरिन या पाइल पिगमेंट, कौन सा एक नेचुरल एमल्सन का एग्जाम्पल है, तो आपको सभी को मालूम ही है मिल्क इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्विंस आर, ट्विंस क्या है। देखिए दो चीजें अपने देखी थी, स्पांस एंड ट्विंस। आपको बताना है ट्विंस क्या होते हैं। ऑप्शन ए पॉली इथाइलिन, ऑप्शन बी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑप्शन सी पॉली ऑक्सी इथाइलिन सोर्बिटान, एंड ऑप्शन डी है सोर्बिटान एस्टर ऑफ फैटी एसिड। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी पॉली ऑक्सी इथाइलिन सोर्बिटान ट्विंस, जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। जबकि स्पांस की बात करें तो वो होते हैं सोर्बिटान एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, ये स्पांस होते हैं जो कि क्या होते हैं ऑयल सोल्यूबल। और LPSO थ्योरी से तो आप बता ही सकते हो, लोरिएट लगा हुआ है तो 20, पामीटेट लगा हुआ है तो 40, स्टीरेट लगा हुआ था 60 और ओलिएट लगा हुआ है तो 80। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट इनस्टेबिलिटी इन एमल्सन। इनमें से कौन सा एक परमानेंट इनस्टेबिलिटी है एमल्सन के अंदर, वो बताना है। ऑप्शन है फ्लोक्यूलेशन, ऑप्शन बी है क्रीमिंग, ऑप्शन सी है क्रेकिंग, एंड ऑप्शन डी है सिलेसेंस। तो देखिए क्रेकिंग हो जाता है ना तो परमानेंट एमल्सन ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि क्रेकिंग। अगला क्वेश्चन देखें, वेनिसिंग क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ, वेनिसिंग क्रीम किस तरीके का एग्जांपल है। ऑप्शन है O बाई डब्ल्यू एमल्सन, ऑप्शन बी है W बाई O एमल्सन, ऑप्शन सी O बाई O एमल्सन, एंड ऑप्शन डी है W बाई W एमल्सन। आपको मालूम ही होगा वेनिसिंग क्रीम कब लगाते हैं, गर्मियों के अंदर, और गर्मियों के अंदर जो क्रीम लगाता है ना वेनिसिंग क्रीम, उसका टाइप होता है O बाई W। और जो कोल्ड क्रीम लगाते हैं सर्दियों में, उसका टाइप क्या होता है W बाई O होता है, वाटरी टाइप के होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से
अलग-अलग क्वेश्चन्स है उसको हम आसानी से कर सकते हैं इस टॉपिक से। अगर आपके कोई भी फ्रेंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट जीपेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें बोलें कि फार्मा कांसेप्ट ऐप डाउनलोड करें और आज ही हमारी जो भी रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसे ज़रूर जॉइन करें। और अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने हमारे एप्लीकेशन पर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़, जीपेट एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ और ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रखी है, जिसकी कॉस्ट मात्र ₹500 है। अगर आप इसको अभी डाउनलोड करके इसको सब्सक्राइब करते हैं, तो वहाँ पे आपको 40% डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको 3000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिलेंगे। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन्स का एक्सप्लेनेशन मिलेगा और यहाँ पर आपके वीकली लाइव टेस्ट अपडेट होते हैं, ऐड होते रहते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक की रहती है। इसमें 360 डिग्री कवरेज है, तो आप इसे भी जॉइन करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़िया से शार्प कर सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में टॉप कैंडिडेट्स के अंदर सेलेक्ट हो सकें। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स।